नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसप लाइव पर। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये देश वोट बैंक की राजनीति के दौर से गुजर रहा है। ये वोट बैंक जाति के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। इसी तरह से एक और राजनीति इस देश में है, वो है मुफ्तखोरी की राजनीति। आज बात मुफ्तखोरी की राजनीति की। यह मुफ्तखोरी की राजनीति या फ्री की पॉलिटिक्स हमारी चुनावी संस्कृति का बड़ा अहम हिस्सा हो गई है। इतना अहम कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारतवर्ष, उसकी जड़ों को दीमक की तरह चाट रही है, उसकी जड़ों को खोखला कर रही है। मित्रों, याद रखो, फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी मिलता है वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से इनडायरेक्टली हमको मिलता है। हर वस्तु का और हर सेवा का हमको मूल्य चुकाना होता है। रेवेन्यू की कमी से डेवलपमेंट की स्कीमें रुक जाती हैं। उस देश की या उस प्रदेश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, गर्त में चली जाती है। इस फ्री की पॉलिटिक्स की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तमिलनाडु से हुई। डीएमके पार्टी ने 1967 में एक स्कीम अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखी। वो थी 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने की। उस समय देश में अन्न का अभाव था। कोई ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय तक नहीं हुए थे और ये स्कीम क्लिक की। इतनी क्लिक की कि कांग्रेस आज तक वहां सत्ता से बाहर है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया उसकी विरोधी पार्टी एआईएडीएमके ने। उसने साड़ी, रंगीन टीवी, मिक्सी, तमाम घरेलू उपकरण देने का प्रॉमिस अपने घोषणा पत्र में किया और ये दोनों पार्टियां वहां अदल बदल कर लगातार सत्ता में आती रहीं। एक रिपोर्ट आई कि पिछले 10 साल में, लास्ट डिकेड में, तमिलनाडु में इन स्कीमों पर 11,560 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है सब्सिडी के रूप पर। मित्रों, इतने पैसे से वहां 25,000 स्कूल बन सकते थे और 11,000 पब्लिक हेल्थ सेंटर बन सकते थे जो वहां के लोगों के काम आते। आंध्र प्रदेश में जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन बने एनटी रामाराव, उन्होंने टीडीपी पार्टी बनाई, तेलुगु देशम परिषद, और उन्होंने भी इसी प्रकार के वादे शुरू किए। फ्री मिड डे मील, फ्री चावल, बिजली में सब्सिडी, और ये करके वो चुनाव जीते। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। इन दोनों प्रदेशों का जो वित्तीय घाटा है वो सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश का 4.08% ऑफ जीडीपी और तमिलनाडु का 3.26%। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, उसका उल्लेख यहां करना जरूरी है, आपकी नॉलेज में भी आना चाहिए। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई, ये दोनों बाद में चीफ जस्टिस बने, इन्होंने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जो कहा वो बड़ा रिमार्केबल है। ये जो मुफ्तखोरी है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रही है, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातों को कंट्रोल करने का अभी तक कोई कानून नहीं है। आगे ये कहते हैं कि इससे हटकर कोई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। कुछ पार्टियां 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही हैं। इससे राजनीतिक पर्यावरण के साथ साथ राज्यों की आर्थिक सेहत, इसको भी बहुत नुकसान होने वाला है। पंजाब, इस राज्य में इस बिजली सब्सिडी में क्या हुआ, कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं। 1997 में पंजाब में पहली बार
बिजली पर सब्सिडी दी गई और ये सब्सिडी किसानों को उनके नलकूप और इस प्रकार के कामों के लिए दी गई। 1997 में उसी साल ये सब्सिडी थी 693 करोड़ रुपए की। 2017 में बढ़ते हुए ये 5,600 करोड़ पहुंची और पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये पहुंच गई 10,668 करोड़ रुपए। इसका दूसरा एस्पेक्ट, ग्राउंड वाटर से पानी का जो दोहन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है पंजाब में। जो किसान 4-5 हॉर्स पावर की मोटर लगाकर ट्यूबवेल चलाते थे, उन्होंने 30, 35, 40 हॉर्स पावर की मोटर लगाना शुरू कर दिया। जो पानी का लेवल वहां पर 25-30 फीट पे था, आज पंजाब में 300 फीट पानी का लेवल पहुंच गया है। कुल पंजाब में 138 ब्लॉक्स हैं, इसमें से 109 डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं, यानी जहां पर पानी निकालना खतरे से खाली। इसका एक बहुत बड़ा कारण धान की खेती भी है। जो धान की खेती है इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। याद करिए स्वामीनाथन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी क्रॉप रोटेशन पर जोर दिया गया था और सजेशन था कि पंजाब से धान की खेती से स्विच किया जाए। एक कहावत है ना, मुफ्त का चंदन घिस रघुनंदन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसानों और जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, जिनके पास घरेलू मीटर बत्ती के कनेक्शन हैं, उनके लिए कुल 11,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। यूपी में कुल 2,75,00,000 कंज्यूमर्स हैं बिजली के, जिसमें जो लोग 300 यूनिट से कम बिजली खर्चा करते हैं उनकी संख्या है 2,43,00,000। अगर इनको सब्सिडी दी जाती है तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार जो बिलिंग करती है बिजली की, उसकी एवरेज कॉस्टिंग है 6 रुपये 5 पैसे, और जो खरीदती है या उस मैन्युफैक्चर करती है उसकी कॉस्टिंग है ऑन एन एवरेज 7 रुपये 55 पैसे। तो 1.5 रुपये का डिफिसिट तो यहीं पर आता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लॉस 27% है। जरूरत सब्सिडी की नहीं है, जरूरत है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की, वहां सब्सिडी देने की, और वो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों प्रकार की सोलर एनर्जी डेवलप करने की आवश्यकता है। कुछ सरकारी भवनों में, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में ये शुरू किया गया है, लेकिन अगर ये यूपी के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास ये प्रपोजल जाए तो ये फ्री सब्सिडी से भी ज़्यादा बेहतर होगा। वोटर्स को विचार करना चाहिए, जो मतदाता हैं उसको सोचना चाहिए, उसको अच्छा काम करने वाली सरकार चाहिए या मुफ्त उपहार बांटने वाली सरकार चाहिए। इस बात पर एक अवेयरनेस की, जागरूकता की जरूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश की सामाजिक उन्नति का प्रमुख घटक होता है, मेन फैक्टर है वो। चाहे गरीबी उन्मूलन हो, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट हो, चाहे रेगुलर डेवलपमेंट हो, बगैर आर्थिक विकास के संभव नहीं है। ये राजनीतिक दल, ये प्रलोभन देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सत्ता के लिए लोगों का भविष्य, विशेषकर युवाओं का, दांव पर लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ को फायदा हो, लेकिन ज्यादातर को नुकसान होता है। अगर ये सब्सिडी, ये लाभ पात्र लोगों को मिले, बीपीएल है, गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, कम जोत के किसान हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ठेले वाले हैं, रेहड़ी चलाने वाले हैं, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसके लाभार्थी लोगों को अगर ये लाभ मिलता है तो किसी को कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर ये पंजीरी इन जनरल बंटती है तो निश्चित रूप से ये सब्सिडी, ये गिफ्ट अपात्र लोगों के पास जाएंगे। लोकतंत्र में मतदाता ही देवता है, सबसे अहम रोल है उसका, और देश के संसाधनों पर भी उसका
पहला अधिकार है, शायद आखिरी अधिकार भी उसी का है। ये जो नेता वादे करते हैं, ये जो अपने मैनिफेस्टो में तमाम प्रलोभन देते हैं, उसको पूछने का हक है कि ये इसके लिए आप आर्थिक संसाधन कहां से लाएंगे। फ्रॉम वेयर यू हैव अरेंज द फंड्स फॉर दिस लुक्रेटिव स्कीम्स। ऐसे लोगों को चुने जिनके एजेंडा में क्वालिटी शिक्षा हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा स्कूल का वातावरण हो, अच्छी चिकित्सा हो, नए अस्पताल खुले, नई डिस्पेंसरीज खुले, उसमें तमाम सुविधाएं हो। और कोविड के दौरान हम सभी इनकी ज़रूरत महसूस कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो करे, जो रोजगार की बात करे, जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करे, जो अच्छी सड़कों की बात करे, जो स्वच्छ पेयजल की बात करे, ऐसी सरकार को चुनिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।